सौतेली माँ की घमंडी बेटी। किशन लाल की पत्नी सुनंदा की अचानक मौत हो गई। वो अपने पीछे अपनी 3 साल की बेटी बरखा को छोड़ गई। किशन लाल ने अपनी बेटी की परवरिश की खातिर ललिता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद ललिता गर्भवती हो गई और साल भर बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन अपनी बेटी को जन्म देने के बाद ललिता ज्यादा प्यार अपनी बेटी को करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और दोनों बड़ी हो गई। जहाँ बरखा भोली भाली थी, वहीं आंचल बहुत ही घमंडी और चालाक थी। एक रोज जब बरखा कुएं में से पानी लेकर घर लौटी, तब आंचल बोली, अच्छा हुआ बरखा तुम आ गई। माँ के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाओ जाकर चाय बना दो। ये सुनकर किशन लाल बोला, बरखा बिटिया अभी कुएं से पानी लेकर आई है, बेचारी थक गई होगी। बेटी बरखा, जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। आंचल बेटी, आज चाय तुम बना लो। वैसे भी बरखा सुबह से काम कर रही है। अच्छा, ये महारानी काम कर रही है तो क्या हम सब आराम कर रहे हैं? मैं भी तो काम कर रही थी। और मेरी बेटी आंचल कोई काम नहीं करेगी और ज्यादा चू चा की तो मैं अपनी बेटी के साथ मायके चली जाऊंगी। अपने माता पिता को बहस करता देख बरखा बोली, नहीं नहीं माँ, आप दोनों लड़ाई मत करो, चाय मैं बनाकर ले आती हूँ। ये देख किशन लाल मन ही मन बोला, क्या सोचकर मैंने दूसरी शादी की थी कि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन ये तो बस मेरी बेटी पर अत्याचार करने पर तुली रहती है। इसी तरह ललिता बरखा से घर का सारा काम करवाती और सारा काम करवाने के बाद ही वो बरखा को 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती और वो अपनी बेटी आंचल पर तो जान छिड़कती थी। ऐसी ही एक रोज, करमचली, ये तो कैसी रोटी बना रही है? टेढ़ी मेढ़ी रोटी गोल बना। माँ, सुबह से हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा मुंह मत चला, जल्दी से गोल गोल रोटियां बेल ले, बहुत जोरों की भूख लग रही है। तभी ललिता को किशन लाल के आने की आहट होती है और वो बरखा को हटाकर खुद रोटियां बेलने लगी। किशन लाल ये देख हैरान था। अरे, आज तुम काम कर रही हो? अरे, तुम्हारी प्यारी बेटी के हाथों में आज दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही रोटी बना लूं। मुझे अच्छा लगा ये देखकर। अचानक ललिता का बदला हुआ रूप देखकर सब हैरान थे। कुछ देर बाद खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। तब आंचल अपनी माँ ललिता से बोली, माँ, तुम्हें आज उस सौतेली लड़की पर इतना प्यार कैसे आने लगा? अरे, वो सब तो नाटक था। इस बुढ़े ने अपनी मरी हुई बीवी का सोने का हार कहीं छुपा कर रखा हुआ है। बस उसी के लिए मुझे ये सब दिखावा करना पड़ा ताकि तेरा बाप मुझे वो हार दे दे। लेकिन तभी किशन लाल चुपके से उनकी सारी बात सुन लेता है। उसे बड़ा दुख होता है। तभी वो अचानक जमीन पर लड़खड़ाकर गिर गया। फिर सभी मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। किशन लाल को हार्ट अटैक आया था। वो मरने से पहले अपनी बेटी बरखा से कहता है, बेटी, मैंने तेरी माँ का सोने का हार हीरा लाल ज्वेलर्स के पास रखा है, तुम उनके पास जाकर ले लेना। वो हार तुम्हारे बहुत काम आएगा। मेरा मन था कि मैं तेरी शादी में वो हार दूं, लेकिन अब लगता है मेरा समय नजदीक आ गया है। ऐसा मत कहिए बाबा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किशन लाल ने सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो किशन लाल की मौत के बाद ललिता का बरखा पर जुल्म और भी बढ़ गया। वो अपनी बेटी आंचल को ताजा खाना और बरखा को बासी खाना खाने को देती है। ले मेरी बच्ची, पेट भर खाना खा, कितनी कमजोर हो गई है। और ये ले महारानी, तू भी ठूस ले। खाने की प्लेट पकड़ते हुए बरखा बोली, माँ, इस खाने में से तो बदबू आ रही है। हाँ तो तेरा बाप क्या कोई खजाना छोड़ कर गया है जो तुझे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊं? अब खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। आंचल बेटी, तुझे और खाना चाहिए तो ले लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, ओ महारानी, कान खोल कर सुन ले, मेरी आंचल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं।
हम बाजार से शॉपिंग करने जा रहे हैं, तब तक घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए और बढ़िया सा खाना भी बन जाना चाहिए, समझी? क्या सच में माँ? मैं सारा काम कर दूंगी। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं आंचल के लिए बहुत खुश हूँ। बरखा की बात सुन दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। शाम को लड़के वाले आंचल को देखने आते हैं। बरखा ने तरह तरह के पकवान बनाकर रखे हुए थे, लेकिन ललिता लड़के वालों से झूठ बोलती है। खाइए खाइए ये सब पकवान मेरी बेटी ने बनाए हैं और घर के सारी साफ सफाई भी इसी ने की है। बड़ी सुशील है मेरी बेटी। तभी वहाँ बरखा आई, जिसे देखकर आकाश, जो कि आंचल को देखने आया था, वो बोला, ये लड़की कौन है? ओह, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। आप खाना खाइए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बातचीत कर लड़के वाले बाद में जवाब देंगे बोलकर वहाँ से चले गए। लड़के वालों के जाने के बाद आंचल बोली, माँ तुम्हें क्या लगता है, लड़के वालों को मैं पसंद आई तो होंगी ना? हाँ बेटी, तुम उसे बहुत पसंद आई होगी। देखा नहीं था लड़का कितना चुपचाप बैठा था। मुझे लगता है वो तेरे ख्यालों में खो गया था। वहीं घर आकर आकाश अपने पिता रघुनाथ से बोला, सच कहूँ पिताजी, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि उसकी जगह मुझे वो दूसरी वाली लड़की पसंद आई। पता नहीं पिताजी, मुझे उस लड़की की मासूमियत बहुत अच्छी लगी। आप ना आंचल के लिए मना कर दो, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब ये बात ललिता को पता चलती है तो वो बड़ी गुस्सा होती है। मैंने कल मुही को कहा था अंदर रहने के लिए, इसकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। लेकिन आपने ही तो कहा था सबके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए। अपना मनहूस चेहरा छुपा कर नहीं आ सकती थी? मैं जानती हूँ माँ, ये जानबूझकर बाहर आई होगी ताकि इसे लड़के वाले पसंद कर ले। बड़ा घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। माँ, आज इसका घमंड तोड़ ही देते हैं। माँ, जल्दी से कैंची लेकर आओ, अब देखते हैं बिना बालों की ये कैसी खूबसूरत लगती है। ललिता जल्दी से अंदर से कैंची लाती है। ये देख बरखा रोते हुए बोली, नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोनों माँ बेटी मिलकर बरखा के सर के सारे बाल काट देते हैं और उसे गंजा बना देते हैं और फिर आंचल बरखा पर खूब हंसने लगती है। अब इस गंजी की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अब मेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। बरखा उस दिन खूब रोती है। फिर एक रोज नदी के किनारे बैठकर बरखा कपड़े धो रही थी। तभी आकाश वहाँ से गुजरता है। वो बरखा को तुरंत पहचान लेता है। अरे तुम तो वही हो ना जो आंचल के घर पर थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया होगा। मैंने अपने नौकर से कहकर सब पता लगवा लिया था। सच कहूँ तो मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मुझे तुम्हारी सादगी भा गई थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? और वैसे भी अब तो मैं आपके लायक ही नहीं रही। क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? इंसान की खूबसूरती उसके भीतरी मन से होती है, बाहरी सुंदरता से नहीं। और तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास। तो मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसे साधु को जानता हूँ जिनके पास तुम्हारी समस्या का हल है। आकाश बरखा को अपने साथ साधु के पास ले जाता है। साधु बरखा को देखते ही बोला, बेटी, इतने समय से तुम बहुत कष्ट में थी, लेकिन अब तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। तुम इस तेल की शीशी को अपने पास रख लो। रोज सुबह नहाने के बाद इसे अपने सर पर लगा लेना। इस तेल को लगाने से तुम्हारे सर के सारे बाल वापस आ जाएंगे। और साथ ही मैं तुम्हें एक गोली दे रहा हूँ, इसे खा लेना। अब तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने वाले होंगे, तुम्हें उसका पता पहले ही चल जाएगा। और हाँ, ये मेरा डंडा भी रख लो, तुम्हारे काम आएगा। शुक्रिया बाबा। घर आने के बाद बरखा रोज उस तेल को नहाने के बाद अपने सर पर लगाती है, जिससे कुछ दिनों में उसके सर पर काफी लंबे बाल आ गए और अब उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। ये देख दोनों माँ बेटी उससे जलने लगी। अरे, इस कलमुही के तो इतने जल्दी लंबे बाल आ गए।
लगता है इससे अब हमेशा के लिए छुटकारा पाना पड़ेगा। लेकिन कैसे माँ? इसको जहर देकर। फिर शाम को ललिता अपने हाथों से बरखा के लिए खीर बनाती है। उसके बाद एक कटोरी खीर वो लेकर बरखा के पास गई और प्यार से बोली, बरखा बेटी, आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खीर बनाई है, ले खा ले। लेकिन बरखा ने बाबा की दी हुई वो गोली खाई थी, इसलिए उसे पहले ही सब पता चल गया था। उसके बाद बरखा बाबा के दिए हुए डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगी। मुझे जहर देगी, मुझे मारेगी। अरे अरे मत मारो। बेटी, ये तुझे क्या हो गया है? तू इतनी बदल कैसे गई? क्यों? आपने भी तो मुझ पर इतने अत्याचार किए हैं, मुझे इतना सताया है। आपके प्यार के लिए हमेशा तरसती रही मैं, लेकिन आपने हमेशा अपनी बेटी से प्यार किया और सौतेली बेटी पर अत्याचार किया। हमें माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने हमेशा तुम दोनों में फर्क किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। मैं भगवान कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से ललिता ने आंचल और बरखा में कभी भेदभाव नहीं किया। कुछ समय बाद ललिता ने बरखा और आकाश की शादी करवा दी और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अमीर गरीब का जन्मदिन। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। जिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। उनका परिवार शहर में सबसे अमीर परिवार था। जिया को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए खुद अपने हाथों से डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसके पिता अक्सर ही विदेश से उसके लिए अलग अलग तरह के खिलौने और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लाया करते थे। परंतु वो बिजी होने के कारण जिया के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें लाकर जिया को दे दिया करते थे ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जिया बेटा, ये देखो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड फ्लावर वाली फ्रॉक चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खास ये डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ऐसे फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तू है ही इतनी सुंदर, इसलिए तू जो कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा ही लगेगा। चल अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर शालिनी अपने ऑफिस चली जाती है। जिया के घर के थोड़ी ही दूरी पर पिंकी का घर था। पिंकी की माँ जिया के घर में नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि जिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसे हर चीज बस एक बार बोलने पर ही मिल जाती थी। इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड आ चुका था। वो अक्सर बाकी बच्चों को अपनी चीजें दिखा दिखा कर चढ़ाया करती थी और अक्सर वो ऐसा पिंकी के साथ ही करती थी, क्योंकि पिंकी की माँ राधा उसे अपने साथ काम पर ले जाती थी। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक नया डिजाइनर फ्रॉक बनवाया है। ऐसा फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी ऐसी फ्रॉक पहनने के लिए तरसते हैं, पर मुझे तो बस एक बार बोलने की देर लगती है और फिर कुछ ही समय में मेरे लिए ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि पिंकी के अंदर अपनी माँ राधा के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो जिया से जलन करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। जिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु तुम्हें इस तरह अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें लोग दुआएं देंगे। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम बातें बना रही हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर सच्चाई मान लो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, जिस कारण तुम मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती। पिंकी जानती थी कि जिया को समझाना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी माँ के पास चली जाती है। पिंकी का व्यवहार जैसा घर पर था वैसा ही स्कूल में भी था। वो स्कूल में अपने नए नए खिलौने और ड्रेस लेकर जाती थी और बाकी बच्चों को उन्हें दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। रोहित, ये तुम जो न्यू टॉय कार देख रहे हो, ये मेरे पापा लंदन से लाए हैं। इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हाथ से नहीं बल्कि रिमोट से चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें टॉय कार का बहुत शौक है, इसलिए मैं ये कार तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। जिया,
क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? नहीं रोहित, मैं तो बस इसे तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। तुमने इसे हाथ लगाया और ये खराब हो गया तो? वो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया अक्सर ही अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी जिया के बिल्कुल विपरीत थी। वो बेशक गरीब थी, परंतु वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। क्या हो गया मीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आंख में 3 दिन से बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ और आंख दर्द के साथ मुझसे वो हो भी नहीं पा रहा। अगर मैंने होमवर्क टाइम पर नहीं दिया तो टीचर जरूर मुझे डांटेगी और मेरे नंबर भी काट लेगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्लास में चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ तुम मुझे अपना होमवर्क दे दो। इसी तरह अक्सर पिंकी दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगी। माँ, मुझे एक ब्लू फ्रॉक चाहिए जिस पर व्हाइट फ्लावर लगे हों और वो आपके हाथों की बनी होनी चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। माँ ने तो मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या देने वाली हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे पता है, जब से मैंने तुझे उस लंदन वाले टॉय प्लेन की फोटो दिखाई है, तूने उसे लेने का मन बना लिया है। इसलिए मैंने उस टॉय प्लेन का ऑर्डर बुक कर दिया है और वो तेरे बर्थडे तक घर आ जाएगा। क्या पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? यहाँ दूसरी ओर पिंकी के घर में पिंकी के पिता उसे सुबह उठाते हुए कहते हैं, पिंकी बेटा, कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को देर से आता हूँ, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। इसी कारण मुझे तुझे इतनी सुबह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि तुझे अपने इस जन्मदिन पर क्या चाहिए। पापा, आपने मुझे सब कुछ दिला रखा है, लेकिन अगर जन्मदिन के तोहफे की बात है तो आप मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आइएगा। मेरी पहले वाली चप्पल टूट गई है। ठीक है बेटा। संयोग से पिंकी और जिया का बर्थडे एक ही दिन होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों का बर्थडे आ जाता है। पिंकी के घर पर उसके पिता और उसकी माँ उसे सुबह उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बेटी। भगवान तुझे वो हर खुशी दे जिसकी तू हकदार है। मेरी तरफ से भी मेरी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा। मैं पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार इसलिए ही करती हूँ ताकि आपके मुंह से ये शब्द सुन सकूं। यहाँ दूसरी ओर जिया जब उठती है तो देखती है कि घर पर उसकी माँ नहीं है। तभी जिया की एक नौकरानी हाथ में एक बक्सा लिए आती है और उस बक्से को जिया के हाथों में देते हुए कहती है, जिया बेटा, ये बक्सा मालकिन ने तुम्हें देने को कहा था। इसमें तुम्हारी बर्थडे की ड्रेस है और उन्होंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है। इसके बाद जिया अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? बेटा, मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और घर पर मैंने सारी तैयारियां करवा दी है। शाम से पहले तेरा बर्थडे केक तेरे टेबल पर होगा और सारी सजावट मैंने पहले से ही करवा रखी है और तेरे दोस्तों को भी इनविटेशन भेज दिया है। अरे बातों में तो मैं तुझे बर्थडे विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद जिया अपने पिता को फोन लगाती है। पापा, आप कहाँ हैं? आपने कहा था कि आप मेरे बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे। बेटा, यहाँ मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाया और अब मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, वो तुम तक आज ही पहुँच जाएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ।
ऐसा कहकर जिया के पिता कॉल काट देते हैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी की बनाई हुई ड्रेस पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है और ये मुझ पर कितनी जच रही है। अगर अभी मम्मी यहाँ होती तो मैं उन्हें गले लगाकर थैंक यू बोलती, पर कोई नहीं, शाम को तो वो आ ही जाएंगी। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, परंतु शालिनी घर नहीं आती। शाम को जिया के फ्रेंड गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू सो मच। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी आती ही होगी। जब वो आएंगी तब हम सब मिलकर केक काटेंगे। सब इंतजार करने लगते हैं, परंतु अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जिया के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, जिया अब हमें बहुत देर हो रही है, हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर जिया के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। माँ, आप कहाँ हैं? अब तो रात होने वाली है, प्लीज घर आ जाइए। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे अभी टाइम लगेगा, प्लीज तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। वो केक काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ राधा कहती है, पिंकी, तुम्हें जिया को भी यहाँ बुलाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद राधा और पिंकी जिया के घर जाते हैं। वो जिया को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिया एक कोने में बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया जिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद जिया पिंकी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं जिया, हो सकता है तुम्हारी मम्मी सच में बिजी हो, तुम चिंता मत करो, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैंने भी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ मेरे दोस्त आए हैं, तो मेरे साथ चलो, आज हम दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। पिंकी की ये बात सुनकर जिया का मन उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें अपनी चीज दिखा दिखा कर कितनी बार जलाने की कोशिश की और तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बनाया। इसके बाद भी तुम अपने बर्थडे में मुझे मेरा बर्थडे मनाने दे रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेगी, वहाँ सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पिंकी जिया को अपने घर ले जाती है और जिया और पिंकी मिलकर पिंकी का बर्थडे केक काटते हैं। इसके बाद राधा सभी बच्चों को घर पर बनी चाउमीन और खीर खिलाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिया को भी बहुत समय बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन के बाद से जिया अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देती है और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से पिंकी और जिया पक्की सहेलियां बन जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगती है।